हाँ जी, स्वागत है सभी का इस पढ़ने और पढ़ाने की महफिल में। मैं आपका साथी, आपका एजुकेटर विजय टाक सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, आज का जो सेशन रहने वाला है वो हम बात करेंगे यूरोप पर, क्योंकि हमने लास्ट सेशन में हमने उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका इन सभी पर चर्चा की। उसके साथ ही हमने ऑस्ट्रेलिया की भी चर्चा कर रखी है। तो आज हम बात करेंगे यूरोप पर। यूरोप को अगर देखें अपन तो यूरोप का इसलिए इंपॉर्टेंस है, यहाँ की नदियाँ और नदियों के साथ साथ यहाँ के जो पर्वत श्रृंखलाएं उन सभी पर चर्चा करेंगे आज की भाषण में। चलिए, यूरोप का आपको मैप दिखाई दे रहा है। मैंने थोड़ा सा अभी जस्ट आपकी क्लास से ही पहले ड्रॉ किया इस मैप को, और ताकि टाइम की बचत हो उसके, ठीक है ना। तो चलिए, मैप पर जब बात करते हैं मैप की, तो मैप के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है हम इसकी लोकेशंस के बारे में पता चले। अरे जी बस हम लोकेशंस के बारे में अगर देखें अपन सबसे पहले, तो लोकेशन के अंदर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे ये पूरा पूरा क्षेत्र मैंने यहाँ लिख रखा है। यहाँ पर ये आपका इटली आता है जी। इटली के बाद आप यहाँ देखो, यहाँ आपका ये ग्रीस है, यहाँ पर एड्रियाटिक सी है आपका, ये आपका मेडिटेरियन सी आता है जी। अरे बस हम ये पूरा पूरा आपका क्या आता है, ये मेडिटेरियन सी है ना। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर ये आपको ब्लैक सी दिखाई दे रहा होगा, और ये कैस्पियन सी तो विश्व की सबसे बड़ी झील है। अरे बस उसके साथ अगर बात करें अपन, यहाँ पर आपको ये क्षेत्र आपको बाल्टिक सी का नजर आ रहा होगा। यहाँ पर फिनलैंड की एक खाड़ी है, ये बोथनिया सी है। आरी जी बात समझ में। इसी के साथ आप देखोगे यहाँ पर ये आपका यूके है, इंग्लैंड है। इंग्लैंड के बिल्कुल पूर्वी भाग में आप देखोगे यहाँ पर आपको उत्तरी सी दिखाई दे रहा होगा, उत्तरी सागर के नाम से जाना जाता है इसे। यहाँ पर ये आपका आइसलैंड है जिस पर डेनमार्क का शासन है। यहाँ पर ये अटलांटिक सी है, तो ये आपका अटलांटिक सी वाला क्षेत्र आता है। अटलांटिक सी के बाद आप देखेंगे यहाँ पर मैंने जस्ट एक पर्वत श्रृंखला लिखी जिसे यूरोप का यूराल पर्वत श्रृंखला कहते हैं। देखिए, सवाल कैसे बनते हैं, सवाल इस तरीके से बनते हैं। सीधी सी बात, पहले तो लोकेशन देखी जाती है आपसे। लोकेशन पूछेंगे, लोकेशन के अंदर आप देखोगे यूरोप के अंदर, तो मैंने आपको बताया जस्ट यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है आपको इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल का अपने आप में इंपॉर्टेंस अलग है। इंग्लिश चैनल का क्यों इंपॉर्टेंस है, इसके पीछे सबसे बड़ा रोल क्या है, तो इंग्लिश चैनल का सबसे बड़ा रोल रहेगा वो आपको ये रहेगा कि जो इंग्लिश चैनल वाला जो क्षेत्र है आपका, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे सवाल पूछा जाएगा कि यूके और फ्रांस के मध्य में, यहाँ पर ये आपका फ्रांस है, तो यूके और फ्रांस के मध्य में एक पतली स्क्री जो जलीय जो चैनल बनाया गया उसका नाम क्या है, तो आपको याद रखना है इंग्लिश चैनल है। आरी जी बस इंग्लिश चैनल किसको किससे जोड़ती है, ये भी इंपॉर्टेंस अपना रोल प्ले करता है। आरी बस थोड़ा सा अगर फैक्चुअल डाटा की बात करें अपन थोड़ा सा इसके बारे में, तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, वो ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि यूरोप जो है, यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहते हैं। प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। आरी बस तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसे हम प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं, तो यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे छोटा महाद्वीप हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया है, जिसे द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। उसी प्रकार मैंने स्टार्टिंग दौर में बताया आप लोगों को कि आठवां अगर महाद्वीप जब भी कभी घोषणा हो तो जीलैंड जो होगा आपका आठवां महाद्वीप के रूप में जाना जाएगा। आरी बात समझ। न्यूजीलैंड का क्षेत्र और इंडोनेशिया क्षेत्र अगर कवर करेंगे अपन तो उस चीज के अंदर, तो ये प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहलाता है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है इसके लिए यूरोप के अंदर, तो यूरोप की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर इसके अंदर बात करूं तो इसमें जो फिनलैंड है, फिनलैंड है यह झीलों का देश कहलाता है। झीलों का देश कहलाता है। तो आपसे कई बार सवाल पूछा जाता है झीलों का देश कहते हैं, कहता है कि झीलों का देश किसे कहेंगे, तो फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। ये भी चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है इंग्लिश चैनल का। अगर इंग्लिश चैनल की अगर बात करें, इंग्लिश चैनल की अगर बात करेंगे अपन, तो इंग्लिश चैनल का जो रोल प्ले रहता है वो क्या रहता है, अगर इंग्लिश चैनल की अगर बात करें तो इंग्लिश चैनल यूके और फ्रांस के मध्य में है। पहली चीज तो ये रहती है किसके बीच में है, यूके और फ्रांस के मध्य में है। पारी पसंद। और दूसरी चीज आपसे पूछा जाएगा ये किसको किससे मिलाती है, तो आपको याद रखना है ये चीज, तो ये जो मिलाती है वो किसको किससे मिलाती है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, ये है उत्तरी सागर को, उत्तरी सागर को अटलांटिक सी से मिलाती है। हमारी बस उत्तरी सागर को किससे मिलाती है, अटलांटिक सी, तो ये भी इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करती है।
आरी बसंत। तो आपसे सवाल रहता है इंग्लिश चैनल किसको किससे मिलाती है, तो आपको याद रखना है उत्तरी सागर को अटलांटिक सी से मिलाती है, आरी बसंत। उसके बाद इंग्लिश चैनल के बाद हम बात करें, एक चीज और इंपॉर्टेंट बनती है, वो ये चीज बनती है जिब्राल्टर जल संधि। आपको याद रखना है कौन सी, जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल संधि जो है उसका इंपॉर्टेंट रहता है। जिब्राल्टर जल संधि क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो आपसे सवाल क्या रहता है कि यूरोप को अफ्रीका से कौन सी जल संधि अलग करती है, ये सवाल रहता है आपके सामने। तो आपको याद रखना है यूरोप को अफ्रीका से, ये चीज ध्यान रखनी है, यूरोप को अफ्रीका से, यूरोप को अफ्रीका से जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है। आगे बात सुनिए, तो यूरोप को अफ्रीका से कौन सी जल संधि अलग करती है, तो जिब्राल्टर जल संधि से अलग करती है। आगे बात सुनिए, उसके बाद अगर बात करूं मैं, तो देश कौन से हैं जिनको अलग करती है ये, तो आपको ये भी याद रखना है देश कौन से होंगे, तो देशों का नाम याद रखना, मोरक्को, मोरक्को और स्पेन के मध्य में है ये, स्पेन के मध्य में। आ रही बात समझ में कि स्पेन और मोरक्को के बीच में जल संधि है, तो मोरक्को और स्पेन को ये अलग करती है, या फिर आप बोल सकते हैं महाद्वीपों के बारे में अगर चर्चा करें तो ये किसको अलग करती है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। जल संधि नाम में आपको पता चल रहा है जल संधि है, तो जलीय भागों को मिलाएगी, तो ऐसे कौन से जो जलीय भाग है जिनको ये मिलाएगी, तो आपको याद रखना है ये मेडिटेरियन सी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। हरी बस में तो मेडिटेरियन सी को किससे मिलाती है, अटलांटिक महासागर से मिलाती है, तो दो जलीय निकायों को बुलाती है। जल संधि हमेशा क्या करती है, दो जो भूभाग होंगे उनको अलग करेगी और दो जलीय निकाय वाटर बॉडीज होगी उनको मिलाएगी। तो वाटर बॉडीज को मिलाने का काम करती है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से, मोरक्को को स्पेन से, दो देश है इनको अलग करती है, और महाद्वीपों की अगर बात करें तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करने का काम करती है। हरी बात समझ में। इस चीजों के बाद अगर हम बात करें, अगर इसके अंदर देखें तो ये आपका जो फ्रांस वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला पाई जाएगी, और एक पर्वत का नाम अगर बताएं आपको, तो इस क्षेत्र में यहाँ पर ये आप बोल सकते हैं, यहाँ पर ये आपका स्पेन वाला क्षेत्र आता है, और स्पेन के अंदर यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं प्रेनीज पर्वत। जस्ट ए मिनट रुकिए भाई, इसके साथ यहाँ करते हैं, इसमें देखिए यहाँ बनाते हैं, इसके अंदर यहाँ इस क्षेत्र में ये आपका एक पर्वत श्रृंखला है जिसे हम बोलते हैं प्रेनीज पर्वत। तो आपसे सवाल रहता है कि प्रेनीज पर्वत किन दो देशों के बीच में सीमा बनाने का काम करता है, तो आपको याद रखना ये फ्रांस और स्पेन के मध्य में, तो याद, ठीक है जी। प्रेनीज पर्वत है ये, तो आपसे सवाल रहता है ये प्रेनीज पर्वत किन दो देशों के बीच में, स्पेन और फ्रांस के बीच में ये प्रेनीज पर्वत पाया जाता है, तो आपको याद रखना ये चीज, ठीक है जी। तो अब यहां आप लिख सकते हो स्पेन और फ्रांस के मध्य में। आगे बस स्पेन और फ्रांस के बीच में बाउंड्री बनाने का काम करता है। वहीं पर अगर बात करें प्रेनीज के बाद एक पर्वत श्रृंखला और पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं एल्पस पर्वत, तो ये आपका एल्पस पर्वत है। तो आपसे सवाल रहता है कि एल्पस पर्वत किसके बीच में सीमा बनाता है, तो आपको याद रखना है एल्पस पर्वत इटली और फ्रांस के मध्य में सीमा बनाता है, तो यहां लिख सकते हो आप एल्पस पर्वत, एल्पस माउंटेन। हरी जी बात समझ में। तो एल्पस माउंटेन की जब भी बात होगी तो आपको याद रखना है एल्पस माउंटेन जो है इटली और फ्रांस के मध्य में सीमा बनाने का काम करता है, ठीक है जी। इटली और फ्रांस के मध्य में, ठीक है। तो इटली और फ्रांस के मध्य में सीमा बनाने का काम करता है, वो कौन सा काम करता है, तो एल्पस पर्वत आपका काम करता है इटली और फ्रांस के मध्य में सीमा बनाने का। आ रही जी बात समझ में। उसके बाद अगर मैं बात करूं
तो यहाँ पर आप देखेंगे एल्पस पर्वत के बाद यहाँ पर आपका जो स्विट्जरलैंड का क्षेत्र है, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला और पाई जाती है इस क्षेत्र में। तो यहाँ पर आपके एक पर्वत श्रृंखला पाई जाएगी इस क्षेत्र में से, ठीक है जी, जो फ्रांस के साथ सीमा बनाएगी और स्विट्जरलैंड के साथ, तो इसे हम बोलते हैं, ये आपकी एक पर्वत श्रृंखला और पाई जाती है जिसे हम बोलेंगे जूरा पर्वत। क्या कहेंगे? जूरा पर्वत। तो इसका नाम याद रखना, जूरा पर्वत, जूरा पर्वत। हरिवसन, ये आपका है जूरा पर्वत, हरिवसन। जूरा पर्वत के बाद जस्ट आप देखेंगे यहाँ पर एक जर्मनी और फ्रांस के मध्य में एक पर्वत और पाया जाएगा इस क्षेत्र के अंदर, यहाँ ऐसे, ठीक है जी। तो जर्मनी और फ्रांस के मध्य में एक पर्वत पाया जाता है, इसे हम कहेंगे, ये आपका जर्मनी और फ्रांस के मध्य में एक पर्वत पाया, इसे बोलते हैं वोसेज पर्वत। क्या बोलेंगे? वोसेज पर्वत। इसका नाम याद रखना, वोसेज पर्वत, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया वोसेज पर्वत, ये आपका जूरा पर्वत था, इसे हम बोलते हैं एल्पस पर्वत, हरिवसन। और ये आपका प्रेनीज पर्वत है। तो ये इनसे हिसाब से सवाल रहते रहते हैं। और अगर मैं बात करूं इन चीजों के साथ साथ, तो सबसे चीज आपको इंपॉर्टेंट रहेगी, आपको यहाँ पर ये फ्रांस का जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक पठार देखने को मिलेगा इस क्षेत्र में, ठीक है जी। और इस पठार का नाम मिलेगा आपको, इस पठार को हम बोलेंगे मैसेफिक का पठार। क्या कहेंगे? मैसेफिक का पठार। कैसा पठार है ये? तो ये आपका रहेगा जी मैसेफिक का पठार, ठीक है जी। तो इसे हम बोलेंगे मैसेफिक का पठार, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं मैसेफिक का पठार, ठीक है जी। तो हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है, उन चीजों को एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं, इनको एक साथ अलग अलग लिख कर बात करते हैं। तो ये आपने मैसेफिक का पठार आपने आपने फ्रांस में देखा है, और फ्रांस के बाद ये प्रेनीज पर्वत आपने देखा है। तो इनको एक एक साथ में कवर करें अपन तो अच्छा रहेगा, है ना। तो यहाँ कर लेते हैं इसको, है ना। तो सबसे पहले हम बात करें प्रेनीज की। प्रेनीज, तो प्रेनीज क्या है? तो प्रेनीज क्या है? अपने आप में एक पर्वत श्रृंखला जो किसके बीच में सीमा बनाता है। तो प्रेनीज आपकी फ्रांस और स्पेन के मध्य में सीमा बनाता है। उसके बाद आप देखो प्रेनीज के बाद हमने देखा जूरा पर्वत। कौन सा जी? जूरा ना। तो जूरा पर्वत की अगर बात करूं मैं, ये सारे पर्वत है, याद रखना ये चीज। जूरा पर्वत की अगर बात करें तो जूरा पर्वत किसके बीच में सीमा बनाता है? तो आपको याद रखना है, ये आपका फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में सीमा बनाता है। आगे बस फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में सीमा बनाता है। और जूरा पर्वत का अगला जो पर्वत आपका आएगा वो आपका आएगा जी एल्पस। कौन सा आएगा? एल्पस, ठीक है। तो एल्पस पर्वत की अगर बात करूं मैं, तो एल्पस पर्वत का अपना अलग ही इंपॉर्टेंस है। एल्पस पर्वत जो रहता है आपका किसके बीच में सीमा बनाता है? तो आपको याद रखना है, ये इटली और फ्रांस के मध्य में, इटली और फ्रांस के मध्य में। सारी बस यहाँ तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो पा रही है ना। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है जी। तो इटली और फ्रांस के मध्य में सीमा बनाता है एल्पस पर्वत। जूरा आपने देखा है। एक पर्वत और है आपका, कौन सा? वोसेज पर्वत। कौन सा जी? तो वोसेज पर्वत। अरे बस तो वोसेज पर्वत की अगर बात करूं तो वोसेज पर्वत आपका रहता है, वो सीमा किसके मध्य में बनाता है? आपको याद रखना है ये। अगर इसकी सीमा की बात करूं तो ये आपकी जर्मनी और फ्रांस के मध्य, जर्मनी और फ्रांस के मध्य। आरी बस हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, यूराल पर्वत को देखा था। कहाँ देखा था? मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा। ये चीज देखिए, इसमें हमने यूराल पर्वत देखा था। यूराल पर्वत ये एशिया को यूरोप से अलग करने का काम करता है, और नेचुरल ये है, और ये अपने आप में एक फोल्ड माउंटेन है। आप ओल्ड फोल्ड माउंटेन बोल सकते हो। नवीन मोरदर पर्वत नहीं है, ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन। नवीन मोरदर पर्वत में कौन से आते हैं? नवीन मोरदर पर्वत में हमने देखा है रॉकी पर्वत हो गया, एंडीज पर्वत हो गया, एटलस पर्वत हो गया, आपका एल्पस पर्वत हो गया, ये आपके न्यू फोल्ड माउंटेन्स है। लेकिन आपका यूराल पर्वत न्यू फोल्ड माउंटेन ना होकर ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन आपके रूप में जान सकते हो। तो यूराल पर्वत इसको अलग करने का काम करता है, किसको? यूरोप को आपका एशिया से अलग करने का काम करता है। तो आपको याद रखना ये यूराल पर्वत, यूराल पर्वत का जो काम है वो क्या है? यूराल पर्वत की अगर मैं बात करूं तो यूराल पर्वत जो आपका है एशिया को
एशिया को यूरोप से अलग करता है। एशिया को यूरोप से जो अलग करने का काम करता है वो कौन करता है? यूराल पर्वत करता है। अरे जी बात सुन, ये एक नवीन मोड़दार पर्वत ना होकर ये ओल्ड माउंटेन है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। अरे बात सुन, है ना। तो उसके बाद अगर चर्चा करें अपन, और अगर बात करें अपन की, तो यूराल पर्वत हमने देखा, ये आप लिख सकते हो इसके साथ में, ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, तो यहां लिख दो ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ठीक है जी, तो आपको याद रखना है। तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है और ये एक्चुअल में नेचुरल बाउंड्री बनाता है किसके साथ? यूरोप के साथ। यूरोप और एशिया के मध्य में नेचुरल बाउंड्री बनाने का जो काम करता है वो कौन करता है? आपका यूराल पर्वत काम करता है। ठीक है जी। उसके बाद आपसे सवाल पूछा जाता है कि यूराल पर्वत के बाद यही यूराल पर्वत से एक नदी ओरिजिनेट होती है जिसे हम बोलते हैं वोल्गो रिवर। क्या कहेंगे? वोल्गो रिवर कहेंगे। तो ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है जी, नदियों में। तो ये आपकी पर्वत श्रृंखला, एक पर्वत आपका और रह गया, उसको लोकेट कर देते हैं अपन इसी के साथ साथ ही। तो इंपॉर्टेंट पर्वत है, आपको बता दूं मैं। तो ये इसमें ना कर अपन इसमें लोकेट करते हैं, और ये पर्वतों वाले में। तो यहाँ पर लोकेशन डाल दो, आपकी जो कैस्पियन झील है इसके ऊपर यहाँ पर्वत पाया जाता है। इस पर्वत का जो नाम है वो क्या रहेगा अपना? इस पर्वत का जो नाम रहेगा वो आपका जी काकेश पर्वत। क्या कहेंगे इसे? काकेश पर्वत है। कौन सा पर्वत होगा आपका? काकेश पर्वत होगा। ठीक है जी, तो इस पर्वत का नाम लिख दीजिए काकेश, काकेश पर्वत। आगे बात समझ। तो आपसे सवाल रहेगा कौन सा पर्वत है? काकेश पर्वत एक नवीन मोड़दार पर्वत, और इसकी सबसे ऊंची चोटी, अगर काकेश पर्वत की मैं सबसे ऊंची चोटी बताऊं तो याद रखना माउंट एल्बर्ट, और माउंट एल्ब्रुस जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, और माउंट एल्ब्रुस इसकी सबसे ऊंची चोटी होने की वजह से यूरोप की ही सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। तो याद रखना ये माउंट एल्ब्रुस, तो माउंट एल्ब्रुस जो है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आपको याद रखना है। आ रही बस में, तो हम वहां पर मेंशन कर देते हैं पर्वतमाला, ताकि आप लोगों को पीपीटी जब आप लोग पढ़े तो आपको दिक्कत ना हो। आ रही बस में, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो याद रखना काकेश पर्वत की बात करें अपन, काकेश, काकेश पर्वत। तो काकेश पर्वत की अगर बात करूं तो ये काकेश पर्वत आपका याद रखना है कैस्पियन सी के ऊपर है। किस पर है? कैस्पियन सी पर, कैस्पियन सी पर। आर्यवासन। और कैस्पियन सी आप सभी जानते हो विश्व की सबसे बड़ी झील है, तो कैस्पियन सी पर है। और यहां पर आपको याद रखना इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्ब्रुस। तो माउंट एल्ब्रुस इसकी सबसे ऊंची चोटी है। आगे बात तो माउंट एल्ब्रुस क्या है? सबसे ऊंची चोटी, आपको ये भी याद रखना है। आ रही जी बात समझे? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई किंतु परंतु तो बताइए। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद हम ये पर्वत श्रृंखलाएं देखी हैं बड़ी बड़ी। उसके बाद हमने एक चीज और नोटिस करनी है, यहाँ पर ये स्कैंडिनेवियन देश जो है, स्कैंडिनेवियन देश जो है, इसके अंदर स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है जी, तो वो भी आप लोग वैसे ही नेचुरली आप याद कर सकते हो इन चीजों को। ठीक है, उसके बाद अगर इसके लोकेशन के साथ साथ और चीजों की चर्चा करें, तो अब हम बात करते हैं उसमें नदियों की और झीलों की। ठीक है जी, तो इसमें थोड़ा झीलें और देख लेते हैं अपन। तो ये आपकी जो झील दिखाई दे रही है आपको, ये आपकी जो झील दिखाई दे रही है, ये आपकी है कैस्पियन सी। इसे क्या कहेंगे? कैस्पियन सी। तो आपको याद रखना ये चीज भी, कई बार आपसे सवाल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील, तो आपको याद रखना ये विश्व की सबसे बड़ी झील है, विश्व की सबसे बड़ी लेक है। सबसे बड़ी लेक है, तो याद रखना चीज, विश्व की सबसे बड़ी लेक कौन सी है? तो आपको याद रखना ये कैस्पियन सी जो है विश्व की सबसे बड़ी लेक है। आई बस में यहाँ पर आप लोगों को ये ब्लैक सी दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो ये आपका है जी ब्लैक सी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपका ब्लैक सी है, ब्लैक सी है। ठीक है जी ना, तो ये आपका ब्लैक सी है। तो कैस्पियन सी आपने देख लिया, तो ये आपका कैस्पियन सी, आपका ब्लैक सी है। तो इसको लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर मैं कैस्पियन सी। तो
तो कैस्पियन सी क्या है, विश्व की सबसे बड़ी झील है, तो आपको ये भी याद रखना। अगर विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपसे पूछ ली जाए तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी झील आपकी सुपीरियर झील है, जो कहां पर है, तो सुपीरियर झील आपकी यूएसए के अंदर है। आप बोल सकते हो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा और यूएसए की बाउंड्री पर है आपकी सुपीरियर झील, आ रही बस में, ठीक है जी। अब इसको एक चीज और है, इसके लिए इंपॉर्टेंस क्या है, तो कैस्पियन सी से इंपॉर्टेंट क्या चीज है, तो कैस्पियन सी के चारों जो कंट्री है उनके नाम पूछे जाते हैं आपसे, उनके नाम आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना ये चीज। तो मैं यहां मेंशन करता हूं कैस्पियन सी के चारों कंट्रियों के बारे में, तो यहां पर कैस्पियन सी, कैस्पियन सी जो है इसके चारों कंट्रियों की अगर बात करूं मैं, तो आपको याद रखना कैस्पियन सी आ गया। इसके चारों कंट्रियों के लिए एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं आपको, तारीख के नाम से आपको याद रखना है, तारीख, तारीख बस में, तारीख से आप इसके चारों सीमा बनाने वाले देशों को पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। टी से होगा आपका तुर्कमेनिस्तान, टी से क्या होगा आपका तुर्कमेनिस्तान, तो इसको यहां आप लिख सकते हो तुर्कमेनिस्तान। आगे बस हम, ए से होगा आपका अजरबैजान, आर से होगा आपका रशिया, आई से होगा आपका ईरान, और के से होगा आपका कजाकिस्तान। आगे बस ये आपका कजाकिस्तान। तो तारीख से आप याद कर सकते हो विश्व की सबसे बड़ी झील के साथ सीमा बनाने वाले देश, और ये बात सुन में। उसी के साथ आपने ब्लैक सी भी पढ़ा, तो ब्लैक सी की भी आपको ट्रिक याद रखनी है, वो भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ब्लैक सी के साथ सीमा बनाने देश। तो ब्लैक सी के साथ सीमा बनाने वाले देशों की अगर बात करूं तो आपको याद रखना है ट्यूब बर्गर, क्या नाम रखोगे, ट्यूब बर्गर। हरी बस टी ओ ना पढ़कर टी यू पढ़ना आप लोगों को, ट्यूब बर्गर, ठीक है जी। टी से होगा तुर्किया, तुर्किया। यू से होगा उज्बेकिस्तान, सॉरी यू से होगा आपका यूक्रेन, उज्बेकिस्तान नाम कर आपको होगा यूक्रेन, यूक्रेन। बी से होगा बुल्गारिया, आर से होगा आपका रोमानिया, जी ई को साथ पढ़ना है, जी ई से होगा आपका जॉर्जिया, और आर से होगा आपका रशिया। आगे तो ये है ब्लैक सी के साथ सीमा बनाने वाले देश। तो आपसे सवाल कई बार पूछ लिया जाता है कि ब्लैक सी के साथ सीमा बनाने वाले देश कौन से हैं, तो ये आपके ब्लैक सी के साथ सीमा बनाने वाले देश है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो पा रही होगी आप लोगों को। पर्वत पढ़ ली हमने, पर्वतों के बाद हमने देखा है झीलें पढ़ ली है, जो इंपॉर्टेंट है। वहीं पर मैंने बताया आपको फिनलैंड जो है झीलों का देश भी कहलाता है, आपको ये भी याद करना है। वहीं पर हमने इंग्लिश चैनल के बारे में पढ़ा, जो इंग्लिश चैनल जो है यूके को आपकी फ्रांस से अलग करती है। वहीं पर आपकी एक जल संधि पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं डोवर जल संधि, आ रही बात में। तो डोवर जल संधि यूके को फ्रांस से अलग करती है, वो इंग्लिश चैनल के क्षेत्र में ही आती है, आपको ये भी याद करना है। उसके बाद हमने देखा है कि वॉसेज पर्वत देखा हमने, जो जर्मनी को फ्रांस से अलग करता है। वहीं पर हमने जूरा पर्वत देखा है जो स्विट्जरलैंड को फ्रांस से अलग करता है, और एल्पस पर्वत इटली को फ्रांस से अलग करता है। तो उसी के साथ हमने देखा स्पेन को फ्रांस से अलग करने वाला आपका प्रेनीज पर्वत है। जिब्राल्टर जल संधि के बारे में पढ़ा, जो आपको यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। यहां तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो पा रही होगी, है ना। आगे चलिए नदियों की चर्चा कर लेते हैं। यूरोप की अगर नदियों की बात करें अपन, तो यूरोप में अगर नदियों को अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट जो नदियां हैं उन पर ही चर्चा करेंगे। तो इस क्षेत्र में आप देखेंगे, बिल्कुल इस क्षेत्र के अंदर आपको यहां से आपको उत्तरी सी की ओर एक नदी जाती दिखाई देगी, ठीक है जी। ये आपकी नदी इंपॉर्टेंट नदी है, आपको ये भी याद करना है, ठीक है जी। ये आपकी उत्तरी सी की ओर नदी जा रही है, ठीक है। और ये नदी है आपकी राइन नदी, इसे क्या कहते हैं, राइन रिवर। राइन नदी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसे इसके अंदर सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं,
और आपको बता दूं, फ्रांस के साथ जर्मनी की सिर्फ और सिर्फ हिटलर की लड़ाई इसी नदी को लेकर थी। आ रही बात समझ में? खनिज का प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है इस क्षेत्र से, इसीलिए खनन के माइनिंग क्षेत्र के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। माइनिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नदी मानी जाती है राइन नदी। आ रही बात समझ में? उसके बाद राइन नदी के बिल्कुल आप यहां पर आओगे तो आप देखेंगे यूरोप के पूर्वी भाग में एक नदी पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं वोल्गो रिवर। कौन सी नदी होगी? वोल्गो रिवर। आपको याद रखना, मैप थोड़ा सा छोटा इस साइड से, तो आपको थोड़ा सा याद रखना वोल्गो रिवर। और वोल्गो रिवर जो है इंपॉर्टेंट अपने आप में क्यों है? वोल्गो वोल्गो क्यों इंपॉर्टेंट है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है, आपको यह भी याद करना है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी? आपकी वोल्गो है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है। आगे बात समझो, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। वोल्गो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। राइन नदी जो खनिज के प्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जो फ्रांस और जर्मनी के बीच में सीमा भी बनाती है। तो आपको इसको भी याद रखना है, फ्रांस और जर्मनी के मध्य में सीमा भी बनाती है। और इसे रूरल क्षेत्र भी कहा जाता है। इस नदी को रूरल नदी के नाम से भी जाना जाता है, रूरल। रूरल नदी भी कहा जाता है। उसके बाद अपन आते हैं इटली के अंदर। इटली के अंदर एक इंपॉर्टेंट नदी है जिसे हम इटली की गंगा कहते हैं, जिसे पो नदी के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है, ये आपका एल्पस पर्वत हमने देखा था, इसी एल्पस पर्वत से एक नदी ओरिजिनेट होगी जिसका नाम है पो नदी। कौन सी होगी? पो नदी। और ये पो नदी आपकी मेडिटेरियन सी में आके गिरती है, तो इसे बोलते हैं पो रिवर। आ रही बात में? तो आपको याद करना है पो नदी इटली की गंगा कहलाती है। इटली की गंगा। आपसे सवाल रहता है इटली की गंगा किसे कहते हैं? तो पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। आ रही बात समझ में? इसी नदी के साथ एक नदी और है जिसे हम टाइबर कहते हैं, और जिस नदी के किनारे पर रोम पाया जाता है, जिसकी कैपिटल, जो इटली की कैपिटल रोम है, वो किस किनारे? टाइबर के है। तो वो आपको याद करनी है। यहाँ से एक नदी और ओरिजिनेट जिसे हम टाइबर कहते हैं, और ये आपका एड्रियाटिक सी में आके गिरती है, तो इसका नाम भी याद रखना आपको। टाइबर भी कहाँ की नदी है? टाइबर भी आपकी इटली की नदी है। आगे बात समझ में? यहां तक चीजें आप लोगों को समझ में आ पा रही होगी, है ना? यहाँ पर ऑस्ट्रिया का क्षेत्र है। ऑस्ट्रिया आपने नाम सुना होगा, ऑस्ट्रिया देश है यूरोप का, ना कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया यूरोप का देश है। उसकी कैपिटल है वियना, जो एक नदी के किनारे पर, जिसे हम बोलते हैं डेन्यूब नदी। याद रखना ये चीज। और आपको इंपॉर्टेंट यहीं पर लिख देता हूं आपको, डेन्यूब नदी। तो डेन्यूब नदी जो है, डेन्यूब नदी 13 देशों से होकर गुजरती है। आपको ये भी याद रखना है, 13 देशों से गुजरती है। आर्यवसन में। और इस नदी के किनारे पर कौन सी कैपिटल है? तो आपको याद रखना वियना, जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। वियना ऑस्ट्रिया कैपिटल, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। आगे बात समझ, यहां तक चीजें क्लियर हो पा रही होगी। टाइबर हो गया, डेन्यूब हो गया। डेन्यूब के बाद हमने देखा है वोल्गो और राइन नदी। एक नदी और है जिसे, जो वोल्गो की साइड से हम डॉन कहते हैं। तो याद रखना कौन सी नदी है? डॉन नदी। और ये ब्लैक सी में आके गिरती है, आपको याद रखना ये चीज, ब्लैक सी। तो ये नदी का नाम भी आपको याद। डॉन कहाँ की नदी है? तो डॉन भी आपको याद रखना है, डॉन अभी यूरोप की नदी है। ठीक है जी। डॉन आपकी डेन्यूब, और डेन्यूब के साथ आप एक नदी और भी याद रखनी है डॉन के साथ, निपर। कौन सी नदी होगी? निपर। ये भी ब्लैक सी में गिरानी है आपको, निपर। निपर। आर्य बस में निपर हो गया, डॉन हो गया, वोल्गो हो गया आपका, और उसके साथ साथ आपको टाइबर भी याद रखना है, पो नदी, राइन नदी, डेन्यूब, ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं। उसके बाद एक यूके की, जिसे हम गंगा कहते हैं, उसका नाम है टेम्स नदी। तो ये आपका यूके का क्षेत्र है, और इस यूके के क्षेत्र में एक नदी आती है जिसे हम बोलते हैं टेम्स नदी। तो ऐसे आप इसका ड्रॉ कर लो रेफली, और इसके अंदर हम लिख देते हैं इसे, क्या कहते हैं? टेम्स नदी। टेम्स। तो टेम्स नदी, इसे हम क्या कहते हैं? यूके की गंगा कहते हैं, यूके की गंगा। तो आपको याद रखना है, तो यूके की गंगा किसे कहेंगे? तो आपको यह भी याद रखना है, यूके की गंगा टेम्स नदी को कहा जाता है ना? तो आई होप यहां तक चीजें आप लोगों को समझ में आ पा रही होगी। आ रही बात समझ में? उसके बाद अगर हम चर्चा करें तो इसके अंदर घास के मैदानों की बात कर लेते हैं, इसकी जलवायु की बात कर लेते हैं। तो
जलवायु की अगर चर्चा करिए अपन, इसी क्षेत्र में कर लेते हैं ना, तो यहां तक आप जो समझ पा रहे होंगे ना। तो अब अगर मैं बात करूं जलवायु के क्षेत्रों की, ठीक है, पहले हम घास का मैदान देख लेते हैं। ये पूरा पूरा मैं आपको ग्रीन कर रहा हूं इसको, ये देखिए, ये पूरा पूरा ग्रीन मैंने इसलिए किया है कि ये पूरा पूरा घास के मैदान जो है इसमें क्या कहलाते हैं आपके, भाई अजीब सा हो रहा है, बस इसको याद कर लेना आप लोग। क्या कहते हैं इसे, स्टेपीज कहा जाता है। क्या कहते हैं, तो जो घास के मैदान है उन्हें क्या कहेंगे अपन, स्टेपीज कहेंगे। ठीक है जी, तो आपको ये भी याद करना है, क्या कहेंगे, स्टेपीज। तो स्टेपीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं आपके, यूरोप के अंदर पाए जाते हैं, ये भी आप लोगों को याद करना है। आरी बस में स्टेपीज घास के मैदान कहाँ पाए जाएंगे आपके, यूरोप के अंदर पाया जाता है। ये अपना में एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास है, ये भी आप लोगों को याद करना है, ये भी सवाल पूछा जाता है। आरी भाषा में यही मेंशन कर देता हूँ, शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। आगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास है, ये ठंडे इलाकों में घास है। जैसे मैंने आपको बताया प्रेरी कहाँ देखा था हमने, प्रेरी हमने उत्तरी अमेरिका के अंदर देखा। पंपास कहाँ देखा, तो पंपास हमने दक्षिणी अमेरिका में। तो वहीं पर वेल्ड हमने कहाँ देखा, साउथ अफ्रीका के अंदर। और हमने डाउन्स कहाँ देखा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। स्टेपीज हमने कहाँ देखा, यूरोप के अंदर। और कैंटनबारा कहाँ का है, तो कैंटनबारा न्यूजीलैंड का है और यूक्रेन का है। पुस्ताज आपको याद करना है। और एक घास का मैदान और बता देता हूँ आपको मैं, तो याद रखना पुस्ताज घास के मैदान। कौन सा, पुस्ताज। तो पुस्ताज घास के मैदान कहाँ के हैं, तो आपको याद रखना ये यूक्रेन के हैं। आर्य वसंत, तो यूक्रेन के घास के मैदानों का नाम क्या, पुस्ताज है। आपको ये भी ये चीज याद करनी है आर्य वसंत में। उसके बाद अगर आपको याद करनी है तो यूक्रेन के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं यहीं पर मेंशन कर देता हूं, इसे रोटी का डलिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रोटी का डलिया। क्यों कहते हैं रोटी का डलिया, क्योंकि यहाँ पर गेहूं का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो यूरोप में सबसे अधिक जो गेहूं का प्रोडक्शन देखा जाता है वो कहाँ देखा जाता है, आपका यूक्रेन के अंदर देखा जाता है। इसलिए इसे रोटी का डलिया के नाम से भी जाना जाता है। ये बात समझ में, यहाँ तक चीजें समझ में आ पा रही होगी, है ना। तो हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है, तो हमने एक एक चीज के बारे में चर्चा की है। हमने एक जल संधि भी मेंशन नहीं किया ना, तो जल संधि भी हम देख लेते हैं। तो इस क्षेत्र में वो जल संधि पाई जाती है आपके यहाँ पर, और इस जल संधि को हम कहते हैं डोवर जल संधि। क्या कहेंगे, डोवर जल संधि। डोवर जल संधि। एक बार हम नदियों को एक साथ चर्चा कर लेते हैं। नदियों की अगर एक साथ चर्चा करें अपन, सबसे पहले अगर नदियों का नाम लिखूं तो नदियों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट नाम आएगा, सबसे पहले अगर देखें वोल्गो रिवर। कौन सी होगी, वोल्गो। तो वोल्गो जो आपकी कहाँ की है, तो आपको यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो आपको याद करना है कि वोल्गो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद अगली जो नदी आई आपकी राइन आएगी जी। कौन सी आएगी, राइन। तो राइन नदी का इंपॉर्टेंट रोल क्या है, ये जर्मनी और फ्रांस के मध्य में सीमा बनाती है, और ये खनिज के भंडारण की दृष्टि से या कोयले के भंडारण की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और आपको एक चीज बताऊं, यूरोप की सबसे व्यस्तम नदी है ये, यूरोप की सबसे व्यस्तम नदी है। इसे आवागमन बहुत, और इसके किनारे पे एक बंदरगाह जिसे हम रोटेरडम बंदरगाह बोलते हैं, और ये रोटेरडम बंदरगाह पूरे वर्ष खुला रहता है यूरोप के अंदर। हालांकि यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, फिर भी ये खुला रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि आपको बता दूं जो गल्फ स्ट्रीम है उसकी एक धारा यहाँ पर आती है उत्तरी सागर की, उत्तरी सागर में आता है, जिसकी वजह से रोटेरडम पूरे वर्ष खुला रहता है। आपको बता दूं मैं, तो कोयले के भंडारण की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वहीं पर ये सबसे व्यस्तम नदी है, सबसे व्यस्तम नदी है। एक नदी का नाम लिखता हूँ, सीन नदी, जो हमने नहीं पढ़ी अभी तक। तो सीन नदी आपको याद रखना है फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। किसकी जी, फ्रांस की नदी। तो आपको याद रखना है फ्रांस की सबसे लंबी नदी है ये, फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। कई बार सवाल पूछ सकता आपसे, फ्रांस की सबसे लंबी नदी कहाँ पर है, तो आपकी सीन नदी है। और इसी के किनारे पर पेरिस सिटी है, आपको याद रखना है। कौन सी सिटी है, पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। तो पेरिस किसके किनारे पर, तो आपकी सीन नदी है। ठीक है जी, तो पेरिस भी कहाँ पर आपकी
सीन नदी के किनारे पर। दूसरा सवाल आपसे एक पूछा था, शैंपियन नाम सुना आपने? शैंपियन नाम की शराब सुनी होगी आप लोगों ने। आपको बता दूं मेडिटेरियन सी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ की जो जलवायु है, शीत ऋतु के अंदर यहाँ पर वर्षा होती है। जहां पर शीत ऋतु में वर्षा होगी वहां पर आपको फ्रूट्स दिखाई देंगे, आप लोग ये चीज ध्यान रखना। और इन क्षेत्रों में सबसे अधिक फ्रूट होने की वजह से यहाँ पर वाइन सस्ती है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और शैंपियन जो शराब है, ये फ्रांस के अंदर शैंपियन सिटी है, उसके अंदर ये बनाई जाती है, जो विश्व में आज विख्यात है। शैंपियन आप लोग सभी जानते हैं, आप लोग इंट्रोड्यूस जो शैंपियन से, तो आपको याद रखना शैंपियन भी कहाँ पर आपकी फ्रांस में है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद आपकी पो नदी आती है, कौन सी? पो। तो पो नदी का इंपॉर्टेंट रोल क्या है? तो पो नदी इटली की गंगा कहते हैं, इटली की सबसे लंबी नदी है, आपको ये भी याद रखना है। इटली की सबसे लंबी नदी है, इटली की सबसे लंबी नदी है। जैसे इटली की गंगा भी कहते हैं, है ना, गंगा भी कहते हैं, आप इसको लिख सकते हो। उसके बाद अगर बात करूं मैं, तो हमने देखा है कि सीन पढ़ लिया हमने, राइन पढ़ लिया, वोल्गो पढ़ लिया, टेम्स। टेम्स की अगर बात करूं मैं, तो टेम्स हमने पढ़ा था। टेम्स क्या थी? तो इंग्लैंड की सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको याद रखना है, इंग्लैंड की सबसे लंबी नदी है ये। सबसे लंबी है। और लंदन जो है इसी नदी के किनारे पर है, ठीक है जी। लंदन सिटी जो है आपको किस नदी के किनारे? टेम्स के किनारे पर, आपको ये भी याद करना है। लंदन, लंदन देखा, पेरिस देखा, देखा था जापान, है ना। तो लंदन भी किसके किनारे पर है? तो लंदन भी आपकी टेम्स नदी के किनारे पर है। टेम्स के बाद अगर मैं बात करूं, तो टेम्स के बाद अगली नदी जो आपकी रहेगी वो रहेगी आपकी डेन्यूब। इंपॉर्टेंट है डेन्यूब। डेन्यूब नदी का क्यों इंपॉर्टेंस है? क्योंकि ये 13 देशों से गुजरती है, किसके? यूरोप की। तो याद रखना ये यूरोप के 13 देशों से गुजरती है। आर्य 13 देशों से इसका गमन होता है, ठीक है जी। डेन्यूब का वियना जो ऑस्ट्रिया कैपिटल, वो इसी नदी के किनारे पर। और अगर बात करें अपन, शीन देखा, उसके बाद हमने राइन देखा है, और वोल्गो देख लिया, पो देख लिया हमने, ठीक है ना। टाइबर भी देख लिया, है ना। से टाइबर नदी रहेगी। टाइबर भी कहाँ की नदी है? तो आपको याद रखना ये इटली की नदी है, टाइबर। टाइबर, टाइबर भी कहाँ की है? तो इटली की नदी है, ये भी आपको याद करना है। ठीक है जी, तो इटली की नदी है, ठीक है जी। यहां तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो पा रही होगी, है ना। अब कई बार आपसे ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं कुछ बंदरगाहों पर, तो आपको याद रखना रोटरडैम बंदरगाह जो है आपका सबसे व्यस्तम बंदरगाह किसका? यूरोप का। फैक्चुअल डाटाओं की अगर बात करें कुछ और, तो याद रखना रोटरडैम बंदरगाह, तो रोटरडैम जो बंदरगाह है वो कहाँ का है? तो आपको याद रखना रोटरडैम बंदरगाह जो, आपको ये चीज याद रखनी है, यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है, सबसे व्यस्तम बंदरगाह है। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो आपको याद करना है रोटरडैम के बाद डोवर जल संधि। डोवर जल संधि तो कहां पर है? तो आपको याद रखना है यूके और फ्रांस के मध्य में है, यूके और फ्रांस के मध्य में है। एक नहर है जिसे हम बोलते हैं कील नहर। कौन सी है? कील नहर। तो कील नहर का इंपॉर्टेंस क्या है? तो याद रखना ये कील नहर जो आपकी है उत्तरी सागर के अंदर है, तो ये आपको याद रखना उत्तरी सागर को बाल्टिक सी से मिलाती है, उत्तरी सी को बाल्टिक सी से मिलाती है। अच्छा, आपसे पूछ लीजिए बाल्टिक देश कौन से हैं, बाल्टिक कंट्रीज कौन से? बाल्टिक सी के चारों, तो लातविया, लुथानिया और बोथनिया। आपको याद रखना है लातविया, लुथानिया और बोथनिया, 3 देशों के नाम आप लोगों को याद रखने हैं। बाल्टिक सी के देशों को लातविया, लुथानिया और बोथनिया, ये 3 देश है। और इसमें बाल्टिक कंट्री कहा जाता है, इन्हें क्या कहते हैं? बाल्टिक कंट्री, बाल्टिक देश। ठीक है जी। यूरोपीय जलवायु वाला देश, यूरोपीय जलवायु वाला देश जिसमें पूरी यूरोप जैसी जलवायु पाई जाती है, तो ऐसा देश आपका फ्रांस है। कौन सा होगा जी? फ्रांस होगा, आपको याद करनी है चीज। ठीक है जी। तो फ्रांस जो है यूरोपियन जलवायु, जैसे पूरे देश, पूरे यूरोप महाद्वीप के अंदर जैसी जलवायु वो अकेले फ्रांस के अंदर भी पाई जाती है।
इसके अंदर एक मैसिफिक का पठार जो इंपॉर्टेंट है, याद रखना कौन सा, मैसिफिक का पठार इंपॉर्टेंट है, मैसिफिक। आ रही बात समझ। उसके बाद आपको याद रखना भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसे कहा जाता है, तो भूमध्य सागर का लाइट हाउस माउंट एटना को कहा जाता है। कहां पर है ये, आपको लोकेशन चेक कर लो एक बार आप लोग। अगर मैं इसकी लोकेशन बताऊं तो ये आपने मेडिटेरियन सी देखा है, तो इस क्षेत्र में यहाँ पर आपका लाइट हाउस पाया जाता है। ये ज्वालामुखी है, इस ज्वालामुखी को हम क्या कहते हैं, एंटेना ज्वालामुखी, क्या कहते हैं, एंटेना। तो आप सवाल पूछता है भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसे कहते हैं, तो आप यही मेंशन कर सकते हो भूमध्य सागर का लाइट हाउस। इसे कहते हैं एंटेना, एंटेना ज्वालामुखी। आगे बात समझ, यहाँ तक किसी बच्चे को किंतु परंतु आ रही बात समझ। तो ये हमने रैंडमली पूरा पूरा यूरोप देखने की कोशिश की है इस क्लास के अंदर। बाकी जो चीज़ें होंगी हम उसको पीडीएफ के तहत प्रोवाइड करवा देंगे। बड़ा बड़ा जो हमने यूरोप देखा, ये चीज़ें आपको समझ में आ पा रही होगी, है ना। तो पूरा पूरा कंट्रीज हमने देख ली है। ये देखिए आपका यूरोप का मैप आपको देख लिया है, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।